नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे, यार की मिल जाएगी कहीं न कहीं। क्या प्रेस को आज सहर की उम्मीद है? कुछ ऐसी बातें जहन में कौंध जाती हैं जब बीबीसी पर आयकर विभाग की कार्रवाई की बात आती है। बीबीसी पर आयकर विभाग की कार्रवाई ने एक बार फिर से प्रेस और सरकार के रिश्ते की नजाकत को उजागर कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय टैक्स में गड़बड़ी को लेकर ये जांच शुरू की गई है। बहरहाल इस रेड को सर्वे कहा गया है। मुंबई में बीबीसी कार्यालय पर आयकर विभाग की छापेमारी ने देश विदेश में तहलका मचा दिया। बीबीसी कार्यालय पर छापेमारी को दुनिया के अधिकतम समाचार पत्र और न्यूज चैनल ने जगह दी है। अमेरिका का प्रतिष्ठित समाचार पत्र द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, बीबीसी पर छापा, भारत में प्रेस की आजादी पर हमला है। दूसरे विदेशी अखबार भी आलोचना में सख्त रहे। इस छापे या तथाकथित सर्वे को विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे 2002 दंगे के मुद्दे को एक बार फिर से उकेरा गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि ये झूठे नैरेटिव को बढ़ाने का एक हिस्सा मात्र है। इसके पीछे क्या एजेंडा है, ये सोचने को हमें मजबूर होना पड़ेगा। केंद्र ने विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक को साझा करने वाले कई यूट्यूबर्स और यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए और फिल्म के सार्वजनिक प्रसारण पर रोक लगा दी। लेकिन जब बीबीसी और बीबीसी इंडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, तब कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज किया कि एक डॉक्यूमेंट्री देश को कैसे प्रभावित कर सकती है। बहरहाल बीबीसी पर आयकर विभाग की कार्रवाई ने आपातकाल की भी याद तो हमें दिला ही दी है, जब इंदिरा गांधी के राज में इमरजेंसी लागू की गई और प्रेस की आजादी को पूरी तरह से छीन लेने की कोशिश की गई। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की ये अवधि काले कानून की तरह हमारे सामने रही, जहां अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम लगा रहा और कोई बोलने वाला तक नहीं रहा। अगर फैज अहमद फैज के शब्दों में कहूं, तब शायद सबसे ज्यादा उनकी इस गजल की याद आई होगी कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल की ज़बां अब तक तेरी है, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। आज मीडिया नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। सरकार की शक्तियां लगातार बढ़ती रही हैं और बढ़ भी रही हैं। प्रेस को अपनी आज़ादी के लिए पग पग पर जंग पहले भी लड़नी पड़ रही थी, अब भी लड़नी पड़ रही है। विज्ञापन के लिए मीडिया सरकारी विज्ञापन पर कई बार निर्भर रहता है और सरकार इसका पूरा फायदा उठाती है। ये तरीका आपातकाल में भी इस्तेमाल किया गया, जब सरकारी विज्ञापनों के आवंटन को प्रेस पर नियंत्रण करने के लिए एक टूल की तरह उसका इस्तेमाल किया गया। वहीं जब 1972 में अखबारों के कागज पर सरकार ने टैक्स बढ़ाया, तब अदालत ने इसे अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन बताया था। मीडिया पर पूंजीपतियों का भी वर्चस्व रहा है और जब तक मीडिया सरकार के पास रहती है, वो सरकार के इस्तेमाल की चीज बनी रहती है। इसके पीछे जब पूंजीपति होते हैं तो वो भी सरकार के साथ हाथ मिलाकर चलने में ही अपनी भलाई समझते हैं। जब उदारीकरण का दौर आया, तब मीडिया का राष्ट्रीयकरण भी हुआ और निजी टीवी चैनल खूब खुले। बहुतेरे अखबार आने लगे सबके सामने और इनके मालिकों ने भी मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया अपने कई अन्य कामों के लिए। आज मीडिया मुगल का दौर है। कभी विदेश में कैरी पैकर ने अपने मीडिया साम्राज्य के बल पर इंग्लैंड की राजनीति में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, तो रूपर्ट मर्डोक भी इसी तरह के मीडिया मुगल रहे हैं और ये शख्स ऐसे हैं जो मीडिया में कॉरपोरेट की दखल और फिर पूरे मीडिया के कॉरपोरेटीकरण का जीता जागता उदाहरण के तौर पर हमारे सामने आते हैं। मर्डोक वो शख्स हैं जिनके अखबार और टीवी चैनल अमेरिका के लोगों की सोच और समझ को तय करता है।
आज हम अगर देश की मीडिया में स्वामित्व को देखें तो पाएंगे कि चंद उद्योगपति हमारे देश की मीडिया पर भी कब्जा जमाए बैठे हैं और खबरों के जरिए जनता की सोच बना रहे हैं। मीडिया मुगल के दौर में हबीब जालिब का वो शेर जरूर हमें याद आता है, जब ये कहा गया कि आज हमारे नारों से लजी है बयां ऐवानों में, बिक न सकेंगे हसरतों अमा ऊंची सजी दुकानों में, खतरा है बंटमारों का। कहने को तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन संविधान में इसका जिक्र नहीं है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ही लोकतंत्र के 3 स्तंभ बनाए गए हैं और इन्हीं को लेकर हम चिंतित रहते हैं और इन तीनों की रिपोर्टिंग मीडिया करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों से मीडिया को बुनियादी हक का दर्जा जरूर दिया और संरक्षित भी किया है। के बिरला बनाम द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया केस में अदालत ने कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। वहीं सूर्य प्रकाश खत्री और अन्य बनाम मधु त्रेहन और अन्य केस में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता प्रेस के माध्यम से व्यक्तियों की निजी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया मीडिया पर नैतिक निगरानी रखने का काम करता है और साथ ही वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि कोई भी बाहरी तत्वों से मीडिया की आजादी पर कोई प्रभाव या खतरा न पड़े। वैसे प्रेस काउंसिल को भी ज्यादा सक्रिय बनाने की जरूरत है, ये कहने की हमें जरूरत नहीं है। आज की मीडिया जो बहुत बदल गई है, अखबारों से लेकर आज हम सोशल मीडिया तक पहुंच गए हैं और अब शायद हर एक व्यक्ति एक पत्रकार बन गया है। ऐसे में हम ट्रेडिशनल और पारंपरिक तरीके से मीडिया का संरक्षण कर पाएं असंभव है। आज हम मीडिया और सरकार के रिश्ते के सारे पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे और प्रेस की आजादी को आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये विशेष प्रेस बनाम सरकार। मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई। मौके पर पहुंचते ही आयकर विभाग के अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए और कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए कहा गया। आरोप है कि बीबीसी ने वर्षों से ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों का लगातार पालन नहीं किया है। उसी के परिणाम स्वरूप बीबीसी को कई नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं दोपहर के शिफ्ट के लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया। लंदन स्थित बीबीसी के दफ्तर में छापेमारी की कार्रवाई की जानकारी दी गई। अब आरोप ये भी है कि बीबीसी ने वर्षों से ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों का लगातार पालन नहीं किया। आखिर ये क्या है? हालांकि इसके परिणाम स्वरूप बीबीसी को जो नोटिस जारी किए गए वो कब किए गए इसका भी कोई खास महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि इसके पीछे लोग अलग तरह की सोच देख रहे हैं। एक तरह से बीबीसी के खिलाफ इसको साजिश कही जा रही है। इस कार्रवाई पर कंपनी की तरफ से पहला बयान सामने आ गया है। बीबीसी ने सिर्फ इतना कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रही है। उसे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। उधर विपक्ष ने इस कार्रवाई को बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि आपातकाल और प्रेस की आजादी की बात करने वालों को आईना जरूर देखना चाहिए। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बीबीसी के कार्यालयों में आयकर सर्वेक्षण की आलोचना करने वालों पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग विदेशी समाचार संस्थानों पर भरोसा करते हैं, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों पर नहीं। बहरहाल विपक्ष इसी कार्रवाई को प्रेस की आजादी का मसला बनाकर सियासी संग्राम के मूड में दिख रहा है। और अगर हम विपक्ष की जो पूरी कार्रवाई है, जो पूरी कवायद है, उसको फैज के शब्दों में ढालने की कोशिश करें तो विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर ये कहना चाह रहा है कि हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ गर जंग लाजमी है, फिर जंग ही सही। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर मंगलवार की सुबह आयकर विभाग की टीम पहुंची। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बीबीसी का ऑफिस है। यहां आईटी की 24 मेंबर्स की टीम ने रेड की। इस दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए और सभी को मीटिंग रूम में बैठने को कहा गया। बाद में कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए कहा गया। उधर मुंबई के सांता क्रूज इलाके में बीबीसी स्टूडियो पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची। सूत्रों के मुताबिक
आयकर विभाग ने बीबीसी के वित्तीय विभाग से पिछले कई सालों की बैलेंस शीट और लेन देन का ब्यौरा मांगा। आयकर विभाग के सूत्रों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय कराधान और कुछ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ये सर्वे किया गया। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। इसी को लेकर सर्वे किया गया। एक सर्वे के तहत आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता है। बेसिकली एक इंस्पेक्शन की प्रक्रिया है। ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ती है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को बहुत से कारणों की वजह से। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 133A इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को ये पावर देता है कि वो यदि आवश्यक समझें तो किसी भी केस में इनकम टैक्स एक्ट के पर्पजेस के लिए वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब इंस्पेक्शन किस चीज का कर सकते हैं? वो बिजनेस प्रीमिसेस का। बीबीसी के ऑफिसों पर कार्रवाई को कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बनी उसकी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा है। पार्टी ने ट्वीट कर इसे अघोषित आपातकाल बताया। पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया, अघोषित आपातकाल। जबकि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यहाँ हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कलम का सर कलम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई। ये डॉक्यूमेंट्री साल 2002 के गुजरात दंगों पर थी। केंद्र सरकार ने प्रोपेगेंडा बताते हुए इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कई यूनिवर्सिटियों में बवाल भी मचा था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर हुई हैं। ऐसे में विपक्ष आयकर विभाग की छापेमारी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर केंद्र पर निशाना साध रहा है। वहीं कांग्रेस के बयान के बाद बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस आपातकाल की बात न करें, प्रेस की आजादी की बात करने वाले खुद आईना देखें। उन्होंने कहा कि एओ ह्यूम की बनाई पार्टी कांग्रेस का चाल चरित्र अभी भी ब्रिटिश ही है। लगता है अंग्रेजों ने 1947 में भारत छोड़ने के बाद बीबीसी के विघटनकारी एजेंडे की देश में आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस को सौंप दिया था। खैर, आपातकाल और प्रेस की आजादी की बात करने वालों को आईना जरूर देखना चाहिए। बाद में बीजेपी की ओर से इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। कांग्रेस ने भी बीजेपी को जवाब दिया कि वैसा कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं गया है जिसने कोई सवाल उठाया है। तो बीबीसी के साथ ये होना ही था, जो कि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री को एक्सपोज करने का काम किया। जो 2002 में जो दंगा हुआ था गुजरात के अंदर, नरसंहार हुआ था, उसको लेकर बीबीसी ने एक फिल्म बनाई थी, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। वो सारी दुनिया में देखा गया। तो इससे नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की नाराजगी हमको लगता है कि उनके हिसाब से जायज है। बीबीसी के ऑफिसों पर आईटी रेड की खबर को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने चौंकाने वाली खबर बताया। मोइत्रा ने ट्वीट किया, बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में आयकर की छापेमारी, बहुत खूब, चौंकाने वाला। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीबीसी के दफ्तरों पर छापा मारकर केंद्र सरकार ने खुद को और देश को शर्मसार किया है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी बीबीसी ऑफिस पर इनकम टैक्स के छापे को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बीबीसी कार्यालय पर छापे का कारण बिल्कुल साफ है। सरकार सच बोलने वालों को परेशान कर रही है, चाहे वो विपक्षी नेता हो, मीडिया हो, कार्यकर्ता हो या कोई और। उन्होंने कहा कि सच्चाई के लिए लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। आपको बता दें कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज टेलीविजन ब्रिटिश सरकार की संस्था है। ये 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है। ब्रिटेन की संसद के ग्रांट के जरिए इसकी फंडिंग होती है। इसका मैनेजमेंट फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के जरिए होता है। ये डिजिटल, कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट्स विभाग के तहत काम करती है। बीबीसी को एक रॉयल चार्टर के तहत साल 1927 में शुरू किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
तो वैसे बेशक सरकार को बीबीसी की जांच करने का अधिकार है अगर उसे लगता है कि संस्था के पास ऐसा कुछ भी है जिसका जवाब देना जरूरी है, लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर उठा है। एक तरफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन हुई, दूसरी तरफ बीबीसी पर सरकारी कार्रवाई हुई और यही टाइमिंग की बात बीजेपी ने भी उठाई थी कि आखिर बीबीसी अब जाकर क्यों इस तरह के डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रही है। लेकिन अगर सरकार को ये बात खटक रही है कि डॉक्यूमेंट्री अब क्यों आई है, वैसे ही आम लोगों को भी ये बात खटक रही है कि बीबीसी पर छापे अभी क्यों। ये वही बीबीसी है जिस पर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बहुत विश्वास करते थे। बहरहाल बीबीसी पर कार्रवाई को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जैसे प्रेस निकायों ने भी निंदा की है। वैसे माना जा रहा है कि सरकार ये सोच रही है कि घरेलू प्रेस को दबाने में कुछ सफलता मिले, इसलिए ये पैंतरा विदेशी मीडिया के साथ भी काम करेगा। इनकलाब सुबह की कुछ कम नहीं ये भी दलील, पत्थरों को दे रहे हैं आईने खुलकर जवाब। कुछ इसी तरीके से हमें समझने की जरूरत है इस पूरी कार्रवाई को। वाकई क्या विदेशी प्रेस रिपोर्ट्स सरकार को अक्स दिखा रही हैं और जो चेहरा सरकार का प्रतिबिंबित हो रहा है वो क्या सही है? ये सवाल उठ रहे हैं हमारे मन में, आपके मन में। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी से जुड़े बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच पीछे बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस का भी ध्यान आकर्षित किया है। आप इस वक्त तमाम अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और प्रेस निकायों की हेडलाइंस देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि आखिर क्यों इतना हो हल्ला मचा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे समाचार पत्रों ने जो कभी प्रधानमंत्री की एक प्रशंसा कर देते थे तो वो यहाँ पर एक उत्साह का माहौल बन जाता था और आज भी अगर एक रिपोर्ट, एक सर्वे आती है तो पूरे प्रधानमंत्री मोदी के जो चाहने वाले हैं वो तमाम और उनके जो मंत्री हैं वो तमाम जगह पोस्टर्स लगा देते हैं। उन सभी अखबारों ने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स वैश्विक रैंकिंग में भारत की 180 देशों में से 150वें स्थान पर आने पर सरकार को निशाने पर लिया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय बोर्ड ने लिखा कि भारत सरकार की प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने की कार्रवाई दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की गौरवपूर्ण स्थिति को कम कर रही है। उधर अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकारों के महत्व का समर्थन करता है जो भारत सहित दुनिया भर में लोकतंत्र का आधार माना जाता है। जर्मन समाचार प्रसारक DW ने भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों से वित्त चित्र के लिंक को हटाने के लिए केंद्र के IT रूल्स के आपातकालीन शक्तियों के उपयोग की कड़ी आलोचना की है। इसी तरह की तीखी प्रतिक्रिया तमाम बड़े विदेशी मीडिया ग्रुप की तरफ से आए हैं। बहरहाल शायद सरकार का ये सोचना है कि भले ही वैश्विक मीडिया सरकार पर हमला करे पर इससे विश्व मंच पर भारत के दूसरे देशों के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद यही चीज है जो कि सरकार को विदेशी प्रेस के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत भी देती है, और वो भी तब जब देश में G20 समिट होने वाला हो। विदेशी मीडिया की प्रतिक्रिया पर एक खास रिपोर्ट आपके। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी की दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग का सर्वे बुधवार को भी जारी रहा। आईटी की टीम 2012 से लेकर अब तक के खाते खंगाल रही है। इस बीच बीबीसी ने अपने सभी ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट को ऑफिस आने को कहा। मंगलवार को जिन कर्मचारियों के कंप्यूटर नहीं जांचे गए थे उन्हें भी दफ्तर बुलाया गया है। आयकर विभाग ने बीबीसी कर्मचारियों के साथ सहयोग करने को कहा। आयकर विभाग का सर्वे खत्म होने के बाद बीबीसी रिलीज जारी करेगा। इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर आयकर विभाग ये सर्वे कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीबीसी के अकाउंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एग्जामिन और एनालिसिस करने में लंबा वक्त लग सकता है। इस सर्वे को लेकर विपक्ष ने केंद्र पर हमला बोला। विपक्ष इसे मीडिया की आजादी पर हमला बता रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है। बीजेपी ने बीबीसी को सबसे भ्रष्ट संस्थान बताया और कहा कि विपक्ष जांच के नतीजे जांचे बिना आरोप कैसे लगा सकते हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर प्रतिबंध लगा दिया था।
आयकर विभाग ने बीबीसी ऑफिस पर कानूनी रूप से छापे मारे। बीबीसी दुनिया का सबसे भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन बन गया है। दुर्भाग्य से बीबीसी का प्रचार और कांग्रेस का एजेंडा एक ही है। वहीं बीबीसी के दफ्तरों में इनकम टैक्स के सर्वे को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने चिंता जाहिर की है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर कहा है कि नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में आईटी विभाग की टीम के द्वारा सर्वे चलाया जा रहा है। ये तब हुआ जब हाल ही में बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों और वर्तमान में भारत में अल्पसंख्यकों के हालात पर 2 डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज की है। बीबीसी के ऑफिस पर जारी छापेमारी के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने भी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा है कि भारत में बीबीसी के ऑफिस में इनकम टैक्स की रेट की हमें जानकारी है, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत में बीबीसी के दफ्तरों में जारी इनकम टैक्स की रेट के बारे में जानकारी है, लेकिन अभी वो निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। इस बारे में जानकारी के लिए आपको भारतीय अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। इस कार्रवाई पर मैं वही कहूँगा जो सामान्यतः मैं कहता आया हूँ। वहीं ब्रिटिश सरकार के सूत्रों ने कहा है कि बीबीसी दफ्तर में आयकर की छापेमारी पर सरकार बारीकी से निगरानी रख रही है। हालांकि इनकम टैक्स की रेट पर ब्रिटेन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस बीच दुनिया भर के अखबार, मीडिया वॉचडॉग और मानवाधिकार संस्थाओं ने बीबीसी के ऑफिस पर छापेमारी की आलोचना की है। इनका कहना है कि मोदी सरकार इस छापेमारी से बीबीसी को डराने की कोशिश कर रही है और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ब्लूमबर्ग के विस्तृत रिपोर्ट में लिखा गया है कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने बीबीसी पर टैक्स संबंधित छापेमारी पर खुशी जताई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सरकारी प्रवक्ता और नेता बीबीसी के खिलाफ औपनिवेशिक मानसिकता बनाए रखने का आरोप लगा रहे हैं। वो बीबीसी के खिलाफ एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्जियन ने छापेमारी को लेकर कहा है कि मोदी पर गुजरात दंगों में संलिप्तता के आरोप लगते रहे हैं और इसे लेकर अमेरिका ने उन्हें लगभग 1 दशक तक प्रतिबंधित कर दिया था। अखबार ने लिखा कि बीबीसी छोटा सा बयान जारी कर रहा है कि वो जांच में सहयोग कर रही है। ब्रिटेन की सरकार ने छापेमारी को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कतर स्थित अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में शीर्षक दिया, मोदी पर डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बीच बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की रेट। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, यूट्यूब और ट्विटर पर डॉक्यूमेंट्री के प्रसार को रोकने के सरकार के प्रयासों ने 2024 के आम चुनावों से पहले मोदी के लिए एक राजनीतिक संकट पैदा किया है। अधिकारियों ने भी नई दिल्ली में पुलिस के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को रोकने की कोशिश की। स्क्रीनिंग के लिए जमा हुए छात्रों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद उसके दफ्तरों पर छापेमारी की। डॉक्यूमेंट्री में देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ मोदी सरकार के व्यवहार की आलोचना की गई थी, जबकि अमेरिका स्थित समाचार एजेंसी एपी ने इनकम टैक्स के रेट को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा। एपी ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि मोदी की पार्टी के कई सांसदों ने डॉक्यूमेंट्री को देश की संप्रभुता पर हमला बताया है। सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज ने छापेमारी को बीबीसी की मोदी पर डॉक्यूमेंट्री से जोड़ते हुए कहा कि बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी डॉक्यूमेंट्री के बाद की जा रही है, जबकि फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी ने कहा है कि भारत सरकार इनकम टैक्स रेट के जरिए मीडिया और मानवाधिकार संगठनों को निशाना बना रही है। एएफपी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बड़े पत्रकारों, खासकर महिलाओं का कहना है कि पिछले कई सालों से उन्हें ऑनलाइन दुर्व्यवहारों का सामना करना पड़ रहा है। आज अगर मोदी सरकार बीबीसी को निशाने पर ले रही है, तो वर्षों पहले मोदी ने बीबीसी के विश्वसनीयता के कसीदे भी पढ़े थे। जब तक हमारे देश में आकाशवाणी थी, दूरदर्शन थी, लिमिटेड अखबार थे, तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी? ये कहते थे, यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है, यानी उससे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहा नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है, सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना, ये मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा खतरा। खैर, वक्त वक्त की बात है, सत्ता और विपक्ष में रहने से शायद नजरिया बदल ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अगर मीडिया की हम बात करें तो आजकल मीडिया में शायद ये बात आम है कि केवल यही सरकार नहीं, हर सरकार, हर वो व्यक्ति जो सत्ता में होता है, हर वो पार्टी
जो शक्तिशाली होती है वो अपने तरीके से बोलने की आज़ादी को रोकने की कोशिश करती है। सितम ऐसा नहीं देखा, जफा ऐसी नहीं देखी, वो चुप रहने को कहते हैं जो हम फरियाद करते हैं। कोई बिस्मिल बनाता है जो मक्तल हमें, बिस्मिल तो हम डर कर दबी आवाज से फरियाद करते हैं। दुनिया में कहीं भी कोई भी सरकार वैश्विक मीडिया को सफलतापूर्वक धमकाने डराने में सक्षम नहीं हो पाई है और ये भारत की सरकार को समझना होगा। काफी सरकारें कोशिश कर चुकी हैं, विफल हो चुकी हैं। प्रतिशोधात्मक कार्रवाई केवल इस धारणा को और गहरा करती है कि कुछ तो बहुत गलत है और सरकार इसे दबाना चाहती है। ऐसे नैरेटिव्स को अगर हम तय करने लगे कि यहाँ पर जो विदेशी मीडिया है वो भारत के खिलाफ है, भारत बनाम तमाम मीडिया करना सरकार के लिए बहुत मुफीद नहीं होगा, ये हमें समझने की जरूरत है। पर जिसको कहते हैं कि इलाही खैर वो हरदम नई बेदात करते हैं, हमें तोहमत लगाते हैं जो हम फरियाद करते हैं, कभी आज़ाद करते हैं कभी बेदात करते हैं। फिर पहली बार नहीं है वाकई कि भारत सरकार और बीबीसी के बीच टकराव हुआ है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब बीबीसी का भारत सरकार के साथ विवाद हुआ और भारत की अदालतों ने बीबीसी के कुछ कार्यक्रमों को बैन किया या भारत में प्रसारण की अनुमति नहीं मिली या फिर बैन लगा और उसे हटाया गया। यहाँ तक कि बीबीसी पर भी रोक लगी। आज मोदी का जमाना है, कभी इंदिरा का जमाना था, बीबीसी पर रोक तब भी लगी थी। 2017 में बीबीसी को भारत के नेशनल उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों में शूटिंग करने से 5 साल के लिए रोक दिया गया था। ऐसा तब किया गया था जब बीबीसी की जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री की वजह से भारत की छवि को गहरा धक्का पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो 70 के दशक में जब बीबीसी ने भारत पर डॉक्यूमेंट्री बनाई तब इमरजेंसी का दौर चल उठा था और उस वक्त बैन की बात उठाई गई थी। उस वक्त इंदिरा गांधी सरकार ने बीबीसी पर भारत विरोधी खबरें चलाने का आरोप लगाया था। तत्कालीन सरकार ने कहा था कि बीबीसी भारत की छवि धूमिल करने का भी एक मौका नहीं गंवाता। इमरजेंसी के दौरान बीबीसी ने अपने जाने माने पत्रकार मार्क टली को भी वापस बुला लिया था। कुछ ऐसा रिश्ता भारत सरकार और बीबीसी के साथ रहा। वैसे जब प्रेस पर बैन लगा या बैन की बात हुई तब विरोध में आवाजें जरूर उठी और हुक्मरानों के उसूलों पर सवाल उठे और विरोध, जंग और शहादतें भी हुई। तभी तो ये कहा जा सकता है कि कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे। हर जमाने में शहादत के यही असबाब थे। ये वही बीबीसी है जब भारत में इमरजेंसी लगी तब बीजेपी के तमाम बड़े नेता बीबीसी से ही अपनी खबरें यहाँ भेजा करते थे। बीबीसी के द्वारा ही हमें ये समझ में आता था कि आपातकाल में किस तरह के जुल्म सितम हो रहे हैं। चाहे वो जेपी का इंटरव्यू हो, अरुण जेटली तभी बड़े नेता बने थे क्योंकि लगातार वो बीबीसी पर बोल रहे थे। ये वही बीबीसी है जो भारत की आज़ादी की अगर कुछ आर्काइव्स हमारे पास हैं तो इस बीबीसी का ही देन है। अब ऐसे में इस रोक को, इस सर्वे को, इस रोक टोक को कैसे समझा जाए, ये हमारे लिए एक बेहद संजीदा मसला जरूर है। तो इसमें कोई शक नहीं कि नशा अगर सत्ता के उसूलों का हो तो कोई बात हो, लेकिन अगर मंशा में खोट हो तो हुकूमत की बंदिशों पर कलम से आग बरसाना प्रेस की नियत बन जानी चाहिए। बहुत असरदार तरीके से दुष्यंत कुमार की मुझे वो लाइंस याद आती हैं, वो पंक्तियां याद आती हैं कि मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, तेरा निजाम है सिल दे जबान शायर को। तो किस तरह से ये तमाम चीजें होती रही हैं ये हमें समझना बहुत जरूरी है और आगे हम आपको दिखाएंगे कि इमरजेंसी के समय में किस तरह से कलम को बांधने की, जबान को सिलने की कोशिश की गई। दशकों पहले दुष्यंत कुमार ने कहा था और उन्हीं की बात मैं एक बार फिर से यहाँ कोट करूंगी, उन्हीं का एक शेर कि खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा, चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोलें। जी हाँ, अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन और बीबीसी के दफ्तरों पर कार्रवाई ने एक बार फिर से हमें आपातकाल की याद दिला दी है। इस दौरान प्रेस पर भी शिकंजा कसा था। आपातकाल की पहली आहट 12 जून को सुनाई पड़ी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया। उसके बाद के घटनाक्रम तेजी से घटे और 26 जन 1975 की सुबह 8 बजे आपातकाल की मुनादी हो गई।
सुबह सुबह ऑल इंडिया रेडियो में इमरजेंसी का ऐलान किया गया। इंदिरा गांधी ने जनता को खुद संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इंदिरा गांधी के शब्द आज भी सनसनी पैदा करते हैं। इमरजेंसी के काले कानून ने लोगों से जीने तक का अधिकार छीन लिया, आजादी को कुचल दिया गया। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था, यहाँ तक कि जीने का अधिकार भी स्थगित था। और प्रेस पर तो कड़ी सेंसरशिप लागू हो चुकी थी। किस तरह की सियासी घटनाओं का ताना बाना हमारे सामने आता रहा और किस तरह से आपातकाल लागू किया, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस बैठक में शामिल थे इंदिरा के सलाहकार और दिल्ली के उपराज्यपाल सतीश चंद्र, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ओम मेहता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे। बैठक में आपातकाल को लागू करने पर गहन चर्चा हो रही थी। दरअसल 28 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में आपातकाल की तैयारियों का जिक्र था और साथ में उन लोगों के नामों की लिस्ट थी जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। 25 जून 1975 रात 11:20 इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर के धवन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उनके पास प्रधानमंत्री की चिट्ठी थी, वो गुप्त मसौदा जो शाम की बैठक में तैयार किया गया था। इसमें बताया गया था कि देश के हालात गंभीर हैं और अनुच्छेद 352(1) के तहत आपातकाल लगाने की सिफारिश की गई थी। इमरजेंसी उसी रात लगाने की भी बात थी। राष्ट्रपति ने इस दस्तावेज पर अपने दस्तखत कर दिए। आपातकाल के फैसले पर राष्ट्रपति की मुहर के बाद सरकार एक्शन में आ गई थी। रात से ही चिन्हित लोगों के घर दस्तक दी जाने लगी थी और गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी थी। काला कानून लागू हो गया था। बिना वारंट के लोग पकड़े जा रहे थे। सभी बड़े विपक्षी नेताओं पुलिस अपने साथ ले गई। मोरारजी देसाई और चरण सिंह जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अखबारों के दफ्तर और प्रेस में बिजली काट दी गई, जिससे दूसरे दिन का अखबार नहीं निकल पाया और आवाम को इंदिरा के हिटलरशाही कदम की भनक तक नहीं पड़ी। फिर प्रेस सेंसरशिप का दौर भी शुरू हुआ। अखबारों में सेंसर अधिकारी नियुक्त किए गए जो अखबारों को फिल्टर करने लगे। सही खबर जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी। प्रेस ब्लैकआउट हो गया था। 26 जून 1975 सुबह 3 बजे एक सफदरजंग रोड अपने आवास पर इंदिरा गांधी ये तय कर रही थी कि इमरजेंसी की खबर कैसे जनता तक पहुंचा जाए। तो कहते हैं कि जमीन अपनी, फजा अपनी, आसमान अपना, हुकूमत अपनी, अलम अपना और निशान अपना। सिराज साहब की इस शेर के साथ साथ आपातकाल का वो तमाम जो रील्स हैं वो सबके सामने आ जाती हैं, जब इसी घटनाक्रम ने ये साफ किया कि किस तरह से राजनीतिक पैतरों और सियासी बिसात पर ढाई चालों से हुक्मरान ने हर तरह से अपनी मंशा पूरी कर ली। उस वक्त ऊपर से हुक्म था कि हर एक बुलेटिन की शुरुआत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से होनी चाहिए, यानी इंदिरा गांधी ने जो भी वक्तव्य दिया हो उस पर जोर दिया जाए। मौजूदा वक्त में जिस तरह सत्ताधारियों के नाम का डंका प्रेस या चैनलों में बजता है, वो आपातकाल के दबाव में कहना पड़ रहा था। और तब आपातकाल था, आज आपातकाल नहीं है, लेकिन हम एक अलग दौर से गुजर रहे हैं। ये कुछ यूं है कि जब हम अपने जो हमारे नेता हैं उनके चाल पे, हम उनके एक एक शैली पे, हम उनके एक एक स्टाइल पे जिसको हम कहें, वो हम फिदा होते जा रहे हैं। लेकिन जब प्रेस की आज़ादी पर बैन लगा, जब प्रेस को दबाने की कोशिश की गई, तब कलम और मजबूत हुई है। और जिस तरह से फैज ने लिखा कि मताहे लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डुबो ली है उंगलियां मैंने, ज़बां पे मुहर लगी है तो क्या रखती है हर एक हले के जंजीर में जबां मैंने। इंदिरा ने जब आपातकाल लगाया तब स्वतंत्र प्रेस पर भी लगाम लगा। उस दौर में प्रमुख अखबारों के कार्यालय दिल्ली के जिस बहादुर शाह जफर मार्ग पर थे, वहां की बिजली और की लाइन काट दी गई, पानी का सप्लाई बंद कर दिया गया ताकि अगले दिन के अखबार प्रकाशित न हो पाए। जो अखबार छप भी गए उनके बंडल जब्त कर लिए गए, हॉकरों से अखबार छीन लिए गए। 26 जून की दोपहर होते होते प्रेस सेंसरशिप लागू करके अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म कर दिया गया।
अखबारों के दफ्तरों में अधिकारी बिठा दिए गए। बिना सेंसर के और उस अधिकारी की अनुमति के अखबारों में राजनीतिक खबरें नहीं छापी जा सकती थीं। लगभग 250 पत्रकारों को पूरे आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया। 50 से ज्यादा पत्रकारों, कैमरामैन की सरकारी मान्यता रद्द कर दी गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भंग कर दिया गया। इतना ही नहीं, आयकर, बिजली, नगर पालिका के बकाये की आड़ में अखबारों पर छापे डाले गए। 1971 में इंदिरा गांधी ने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज को लेकर बीबीसी को बैन किया था। उनके बारे में उनका मानना था कि भारत को खराब तरीके से दिखाया गया है। बीबीसी को बाद में दोबारा काम करने की अनुमति दी गई और जब इंदिरा गांधी ने महसूस किया कि उनके इस कदम से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, तब जाकर बीबीसी वापस भारत में आया। लेकिन तब तक ये बात साफ हो गई थी कि अगर सत्ताधारी मजबूत है तो वो प्रेस को कुचलने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं करता। पेश है आपातकाल के दौरान मीडिया पर रोक की एक और कहानी। 25 जून 1975 मीडिया पर इमरजेंसी। $3,801 अखबारों को जब्त किया गया। 327 पत्रकार मीसा कानून के तहत जेल में बंद। विदेशी अखबारों के साथ संवाददाता भारत से निकाले गए। कई विदेशी न्यूज एजेंसियों की सुविधाएं खत्म कर दी गई। 51 विदेशी पत्रकारों की मान्यता छीनी गई। 29 विदेशी पत्रकारों को भारत में एंट्री देने से इंकार। छब्बीस जून 1975 को देश में आंतरिक अशांति को नियंत्रण करने के लिए 21 महीने का आपातकाल लगाया गया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. जिसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संवैधानिक अधिकारों को निलंबित कर दिया और प्रेस की स्वतंत्रता को भी वापस ले लिया गया। 25 जून को इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर के धवन ने प्रिंटिंग प्रेस की बिजली सप्लाई काटने का संकेत दिया। फिर मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी की जाने लगी। संजय गांधी ने इमरजेंसी के 2 दिन बाद ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को हटाकर अपने करीबी विद्याचरण शुक्ल को मंत्री बना दिया था और विद्याचरण शुक्ल के जरिए सरकार ने मीडिया पर मनमानी की। उस वक्त प्रेस की सर्वोच्च संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक तरह से सिस्टम का हिस्सा बनकर रह गई थी। इस संस्था ने इमरजेंसी का विरोध तक नहीं किया और यहाँ तक कि इमरजेंसी के विरोध में आने वाले प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया। अखबारों के बोर्ड में सरकारी अफसर। कड़ी सेंसरशिप की वजह से कई अखबारों का प्रकाशन बंद हो गया। पत्रकारों के लिए सरकार ने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया और अखबारों के बोर्ड में सरकारी अफसर बैठा दिए गए जो हर खबर पर नजर रखते थे। अखबारों के दफ्तरों में खबरों को सेंसर करने वाले लोग हर खबर, कार्टून और तस्वीर को देखते थे और ये सुनिश्चित करते थे कि कोई भी खबर सरकार की नीतियों का विरोध करने वाली ना हो। 4 बड़ी न्यूज एजेंसियों का विलय। देश की 4 बड़ी न्यूज एजेंसियों पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती का विलय करके सरकार ने एक समाचार एजेंसी बना दी थी ताकि खबर का हर स्रोत पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में रहे। द हिंदू के संस्थापक जी कस्तूरी को इसका प्रमुख बनाया गया और सबसे अहम बात, खुशवंत सिंह ने आपातकाल का समर्थन किया था और जब उन पर सवाल उठे तो उन्होंने एक किताब लिखकर स्पष्टीकरण भी दिया जिसका शीर्षक था वाई आई सपोर्टेड इमरजेंसी। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रसिद्ध संपादक बीजी वर्गीस को मालिक के बिरला ने इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए बर्खास्त कर दिया था। उस वक्त द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक श्यामलाल थे और गिरिलाल जैन दिल्ली के रेजिडेंट एडिटर थे। ये दोनों ही पत्रकार इंदिरा गांधी के समर्थन में थे, लेकिन प्रेस पर सेंसरशिप लगाने के फैसले के विरोधी थे। वो अखबार के प्रबंधन के सामने मजबूर थे। विज्ञापनों के आवंटन से अखबारों पर पकड़।
इसके अलावा सरकार ने सरकारी विज्ञापनों के आवंटन में हेरफेर करके मीडिया संगठनों, विशेष रूप से समाचार पत्रों को अपनी गिरफ्त में रखा। उस समय न्यूज़पेपर राजस्व के लिए सरकारी विज्ञापनों पर अधिक निर्भर थे, जिससे उनके लिए अपना व्यवसाय चलाना मुश्किल हो गया था। अब ऐसे हालात आते गए कि जिसमें जो भी मुश्किलातें आई या जो भी हुआ उस पे आदमी को लड़ना चाहिए। आज भी मैं समझता हूँ जर्नलिस्टों को अपने अधिकारों के लिए नहीं सिर्फ, बल्कि ये जो प्रोफेशन है एक तजारत बन रही है, और जो एक अखबार या चैनल जो है अब एक प्रोडक्ट हो गई है, इसको बेचो भाई, प्रोडक्ट को बेचो, ठीक है, बिकनी भी चाहिए आफ्टर, लेकिन कुछ असूलों से, कुछ अपने आदर्शों से हमें हटना नहीं चाहिए। कुछ संपादकों ने आपातकाल का विरोध करने वालों से दूरी बनाई। इसके अलावा नवभारत टाइम्स, महाराष्ट्र टाइम्स और धर्मयुग के संपादकों ने भी आपातकाल का विरोध करने वालों से दूरी बना ली थी। इमरजेंसी के दौरान 3801 अखबारों को जब्त किया गया। 327 पत्रकारों को मीसा कानून के तहत जेल में बंद कर दिया गया। 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। ब्रिटेन के द टाइम्स और गार्जियन जैसे अखबारों के साथ संवाददाताओं को भारत से निकाल दिया गया था। 40 से अधिक भारतीय पत्रकारों से मान्यता खत्म। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर रोक लगाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कई विदेशी पत्रकारों और संवाददाताओं को निष्कासित कर दिया, जबकि 40 से अधिक भारतीय पत्रकारों से मान्यता वापस ले ली गई। 29 विदेशी पत्रकारों को भारत में एंट्री देने से इंकार। रॉयटर्स समेत कई विदेशी न्यूज एजेंसियों की टेलीफोन और दूसरी सुविधाएं खत्म कर दी गई। 51 विदेशी पत्रकारों की मान्यताएं छीन ली गई। 29 विदेशी पत्रकारों को भारत में एंट्री देने से मना कर दिया गया। उस दौर में संपादकों के एक समूह ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे। दिल्ली के 47 संपादकों ने 9 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा हटाए गए सभी कदमों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। यहाँ तक कि इन संपादकों ने अखबारों पर लगाई गई सेंसरशिप को भी सही ठहरा दिया था। एक ऐसा डर लोगों पे छा गया था, जर्नलिस्टों पे, कि सब बह गए थे, सब डर गए थे। मुझे याद है मैंने प्रेस क्लब में एक मीटिंग की सेंसरशिप वगैरह के खिलाफ। वो तो उस वक्त तो आए शुरू में, लेकिन बाद में मैंने जब जेल से वापस आया कोशिश की तो कोई तैयार नहीं था, डर गए थे। वे नौकरी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ऐसे संपादकों के बारे में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का वो कथन बहुत मशहूर है, जब उन्होंने कहा था कि जब उन्हें झुकने के लिए कहा गया था तो वो रेंगने लगे थे। लेकिन मेरी शिकायत ये है कि सरकार ने आपसे ये अपेक्षा नहीं की थी। सरकार तो चाहती थी आप जरा झुक करके चले और आप रेंगने लगे। दिस इज व्हाट आई सेड। हाँ, मैंने कहा आप जरा झुक करके चले, यही उम्मीद करते थे, लेकिन यू स्टार्टेड क्रॉलिंग। प्रारंभिक विरोध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अधिकांश भारतीय मीडिया संगठनों ने लगभग आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि कुछ संगठन थे जैसे द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उस समय के अधिकांश पत्रकारों का कहना है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के पास सरकार की मांगों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जनवरी 1977 में आपातकाल समाप्त हो गया। इमरजेंसी की समाप्ति के साथ भारत में नए लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने जीत हासिल की। ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार गई थी। पार्टी ने सिर्फ 154 सीटें जीती, जबकि जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को 330 सीटें मिली। पत्रकारों और राजनीतिक पंडितों का मानना है कि लोगों के बढ़ते आक्रोश के कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इमरजेंसी समाप्त करने और नए चुनावों का आह्वान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में मोरारजी देसाई को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने देश में प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए कई कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो
स्वपात काल के दौरान कई विदेशी पत्रकारों को निष्कासित किया गया, लेकिन जब 1980 के दशक में इंदिरा गांधी सत्ता में वापस लौटी तो उन्होंने अपने पहले की शत्रुता को त्यागा और विदेशी प्रेस को इंटरव्यू दिया, क्योंकि विदेशी मीडिया का दबाव उन पर लगातार पड़ रहा था। उन्हें अपनी छवि बनाने की भी जरूरत थी, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते को सुधारने की जरूरत थी और उसमें मीडिया एक बड़ी भूमिका निभा सकती थी। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता को न्यायपालिका के लिहाज से यदि देखें तो हमेशा न्यायपालिका ने उसे संरक्षित किया है। अदालतों ने अपने कई फैसलों के जरिए प्रेस की आजादी को संवैधानिक जामा पहनाया। अदालती फैसलों ने प्रेस की स्वतंत्रता संरक्षित करने के लिए इसे वैधानिक अधिकार बनाया। वैसे प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है, लेकिन ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया कि सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। वर्ष 1950 में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव पर प्रेस की स्वतंत्रता आधारित होती है। के बिड़ला बनाम द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया केस में अदालत ने ये कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। आज अगर देश में प्रेस की आजादी महफूज है तो इन्हीं अदालती फैसलों की बदौलत है। और कुछ ऐसे फैसलों पर किस तरह से असर रहा समाज पर इनका, हम एक नजर डालते हैं। लोकतंत्र की सफलता प्रेस की आजादी से आंकी जा सकती है। लोकतंत्र का सारा दारोमदार वाक और अभिव्यक्ति की आजादी के साथ प्रेस की आजादी पर टिका है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ प्रेस को चौथा खंभा माना जाता है। प्रेस इनको जोड़ने का काम करती है। प्रेस की स्वतंत्रता के कारण ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को मजबूती के साथ आम आवाम की भावना को अभिव्यक्त करने का अवसर हासिल हुआ है। आज भले ही प्रेस की आजादी का जिक्र साफ तौर पर संविधान में ना किया गया हो, लेकिन अदालती फैसलों ने मीडिया की आजादी को संरक्षित किया है। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही फैसलों पर। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ के मामले में अदालत ने कहा, सरकार के पास कर लगाने की शक्ति है तो मतलब ये नहीं कि प्रेस की स्वतंत्रता खत्म की जाएगी। अदालत हमेशा प्रेस स्वतंत्रता पर किसी भी असंवैधानिक आक्रमण को रोकने के लिए मौजूद है। भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, अदालत ने कहा, पक्षपाती खबरें नागरिक को बेखबर बनाते हैं और लोकतंत्र एक तमाशा बन जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना देने और प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में राय रखने की स्वतंत्रता शामिल है। सकाल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, अदालत ने कहा, समाचार पत्र अधिनियम ने अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन किया। पृष्ठ संख्या और कीमत को सीमित करना अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन। यह अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन है, क्योंकि यह उचित प्रतिबंधों के अंतर्गत नहीं आता। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, अखबारी कागज नीतियों के तहत संचलन करने में प्रतिबंध लगाया गया था। कंपनी ने आयात शुल्क और अखबारी कागज नीति को चुनौती दी थी। नीति अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कंपनी संपादकीय कर्मचारियों के अधिकार उल्लंघन के लिए राहत का दावा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, के बिड़ला बनाम द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, अदालत ने कहा, प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता संरक्षित करने के लिए इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का हनन प्रेस परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रेस परिषद की जिम्मेदारी है कि वह प्रेस को बाहरी दबाव से बचाए। सूर्य प्रकाश खत्री और अन्य बनाम मधु त्रेहन व अन्य, अदालत ने कहा,
प्रेस की स्वतंत्रता प्रेस के माध्यम से व्यक्तियों को निजी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(2) में प्रेस की स्वतंत्रता पर संवैधानिक बंदिशें लगाई गई हैं। न्यायालय के सम्मान पर अतिक्रमण करने पर प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। प्रेस न्यायिक प्रणाली की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है, अवमानना नहीं। जाहिर है कि न्यायपालिका के इन फैसलों ने प्रेस को एक सुरक्षा कवच दिया है और इसे संवैधानिक रूप से संरक्षित किया है। ये सुनिश्चित है कि जब जब प्रेस पर हमले होंगे, न्यायपालिका प्रेस के साथ रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रेस की आजादी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया टिप्पणी को भी जरूर हमें याद कर लेना चाहिए। जब याचिका में बीबीसी और बीबीसी इंडिया को बैन करने की अपील की गई तो ये कहा गया कि बीबीसी भारत में शांति और अखंडता को बाधित करने की कोशिश कर रहा है, ये अपील में कहा गया था। तब कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि क्या देश की अखंडता को एक डॉक्यूमेंट्री से खतरा हो सकता है। ये सोचने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत हमें और आपको सबको है। ये सोचने की जरूरत है कि अगर प्रजातंत्र की रक्षा करनी हो तो कलम की ताकत को बढ़ानी ही होगी, बोलने की आजादी हम अपने पास रखनी ही होगी। प्रेस की आजादी केवल प्रेस की आजादी या कुछ भी बोल देने या लिख देने की नहीं होती है। प्रेस के माध्यम से ये हमारी और आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। आज हमने प्रेस और सरकार के रिश्ते को समझने की कोशिश की है और ये सवाल अपने आप में कई जवाब लेकर आता है। हर दशक में आवाम ने अपने सियासी आकाओं से पूछा है कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। कभी गजानन माधव मुक्तिबोध की वृहत कविता अंधेरे में यही सवाल उठाए गए। आज जब हर देश में प्रेस अपने वजूद को बचाने में लगा है, बंदिशों से मुक्ति का शोर हर जगह से आता दिखता है। दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहें तो तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुन कर तो लगता है कि वो सब के सब परेशान हैं, वहां पर क्या हुआ होगा। प्रेस की आजादी बचाए रखने के लिए प्रेस की ओनरशिप या स्वामित्व की संरचना को बचाकर रखना जरूरी है। पूंजीपति जब किसी मीडिया में अधिकांश शेयर खरीदकर उस पर कब्जा कर लेते हैं तो वो मीडिया कंपनी का अधिग्रहण करना होता है, टेक ओवर जिसको हम कहते हैं। हाल में हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से लगातार पूंजीपतियों ने मीडिया हाउसेस को खरीदा है, आज सरकार संचालित मीडिया महज सरकारी ही हो गई है और ऐसे में निजी क्षेत्र की मीडिया पर जिम्मेदारी है कि अपनी आवाज निष्पक्ष और बुलंद रखे। इसकी उम्मीद बहुत कम है, कम से कम भारत में, लेकिन फिर भी एक पत्रकार होने के नाते हम इस बात का सपना जरूर देख सकते हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी। आज मैं इस बात के साथ उन सियासतदानों को भी जो कि सत्ता में होते हैं और सत्ता में आते ही अपने हुकूमत के नशे में हर वो कुछ कर लेना चाहते हैं जो नहीं करना चाहिए, हर एक आदमी से उसकी ज़बान छीन लेना चाहते हैं, उसकी कलम छीन लेना चाहते हैं, तो शायद उनको बहादुर शाह जफर कि ये शेर याद ज़रूर रखना चाहिए, ये बोल ज़रूर याद रखने चाहिए कि जफ़र आदमी उसको न जानिएगा, वो हो कैसा ही साहब फ़हम व ज़क़ा, जिसे ऐश में याद खुदा न रहे, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। जी हाँ, वक्त हमेशा अपना बदला लेता है। खौफ खुदा जब ख़त्म होता है तब आवाम अपना फैसला सुनाती है। आपातकाल इसकी मिसाल है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसे वही इज्जत और संरक्षण देने की ज़रूरत है जो दूसरे स्तंभों को मिलती है। इस उम्मीद में कि हम और आप आज़ाद रहेंगे, हमारी ज़बानें आज़ाद रहेंगी, हमारी कलम आज़ाद रहेगी, और इस ताकीद के साथ कि चाहे कोई भी हालात हों, आपके अपने इस चैनल पर, आपके अपने इस अपने संस्थान पर आप हमारी आवाज़ को हमेशा आज़ाद पाएंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।